नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। आज के इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट केस लॉ हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सहारा वर्सेस सेबी, अ लैंडमार्क केस फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन. दिस केस लॉ इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी एंड व्हाइट कॉलर क्राइम. नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू गंगा एजुकेशन। आज हम एक ऐसे लैंडमार्क कॉर्पोरेट लॉ केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इंडिया के सिक्योरिटीज मार्केट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सहारा वर्सेस सेबी, ये 2012 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ना हर लॉ स्टूडेंट और जुडिशियल एस्पिरेंट के फिंगर टिप्स पर होना ही चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे एक कॉर्पोरेट ग्रुप ने स्टैट्यूटरी लूपहोल्स का फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस इशू का स्केल समझना बहुत जरूरी है। सहारा ग्रुप ने लगभग 27 करोड़ सब्सक्राइबर्स से, ध्यान दीजिएगा, 27,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। एक अनलिस्टेड कंपनी इतना बड़ा फंड रेज कर रही थी और ऊपर से क्लेम कर रही थी कि ये पब्लिक इशू तो है ही नहीं। एग्जाम के लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधा इलिस्ट्रेट करता है कि स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन और प्रॉपर रेगुलेटरी इंटरफेरेंस से कॉमन पब्लिक को फ्रॉड से कैसे बचाया जा सकता है। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले केस इंट्रो एंड कोर फैक्ट्स, फिर हम देखेंगे की लॉज एंड लीगल इश्यूज, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस कंसेप्ट्स, फिर आएगा सबसे मेन पार्ट कोर्ट रीजनिंग एंड फाइनल जजमेंट, उसके बाद लीगल इम्पैक्ट एंड क्रिटिकल एनालिसिस, और लास्ट में हमेशा की तरह बोनस एमसीक्यूज एंड एग्जाम प्रैक्टिस। चलिए बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ। 1. केस इंट्रो एंड कोर फैक्ट्स, हाउ द सहारा ग्रुप रेज्ड बिलियंस। तो स्टोरी शुरू होती है 1978 में, जब सुब्रता रॉय जी ने सहारा इंडिया परिवार एस्टैब्लिश किया था। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2008 और 2009 पर। सहारा की 2 अनलिस्टेड कंपनीज थी, सिल्कल और शिकल। इन्होंने ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी OFCDs इशू करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशंस पास किए। फिर इन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया और वहां बड़ा बड़ा लिखा कि भाई साहब, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने का तो हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं है। पर प्रैक्टिकली क्या हो रहा था? अपने लगभग 29,000 ब्रांचेस और 10 लाख एजेंट्स के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के थ्रू इन्होंने करोड़ों लोगों से पैसे जमा करना शुरू कर दिया। जब इस मैसिव पब्लिक कलेक्शन की कंप्लेंट्स आना शुरू हुई, तब सेबी ने प्रॉपर्ली एक इन्वेस्टिगेशन प्रोब लॉन्च कर दी। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, 2.2 की लॉज एंड लीगल इश्यूज, द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसेंशियल स्टैट्यूट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पहला है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 55A, जो सेबी की ज्यूरिसडिक्शन बताता है। फिर आता है सेक्शन 67(3), जो पब्लिक इशू का थ्रेशोल्ड डिफाइन करता है, और सेक्शन 73, जो मैंडेटरी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन सेट करता है। साथ ही इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए सेबी एक्ट के सेक्शंस 11, 11A और 11B भी यहाँ बहुत रेलेवेंट हैं। ध्यान रखिएगा, ये सेक्शंस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए इनको प्रॉपरली मार्क कर लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने प्राइमरीली 4 कोर लीगल क्वेश्चंस थे। पहला, क्या इस मैटर में सेबी की ज्यूरिसडिक्शन एक्चुअली बनती भी है? दूसरा, क्या यह सच में एक प्राइवेट प्लेसमेंट था या डायरेक्टली एक पब्लिक इशू बन चुका था? तीसरा मुद्दा ये था कि क्या इन सिक्योरिटीज की लिस्टिंग स्टैट्यूटोरी तौर पर मैंडेटरी थी? और चौथा, क्या ये OFCDs लीगली सिक्योरिटीज और हाइब्रिड्स की डेफिनेशन में आते हैं? यही पूरे केस की फाउंडेशन थी। तीसरा सेक्शन है 3 पॉइंट आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस कॉन्सेप्ट्स, एग्जामिनिंग द इंटेंट एंड द प्रूफ। चलिए अब दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स को केयरफुली कंट्रास्ट करते हैं। अपेलेंट्स यानी सहारा का डिफेंस बड़ा सिंपल था कि उन्होंने अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज रूल्स 2003 के अंडर एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर किया है। उनका पूरा आर्ग्यूमेंट इस बेस पर था कि उनका स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने का कोई इंटेंशन था ही नहीं, इसलिए सेबी का नहीं बल्कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA का जुरिसडिक्शन बनता है। दूसरी तरफ रिस्पोंडेंट्स यानी सेबी ने स्ट्रिक्टली आर्ग्यू किया कि भाई साहब, अगर ऑफरीज की तादाद 50 या उससे ज्यादा है तो इशू ऑटोमेटिकली पब्लिक हो जाता है और उस सिनेरियो में मैंडेटरी लिस्टिंग अप्लाई होगी, जिसका मतलब है सेबी को 100% जुरिसडिक्शन मिलता है।
इस आर्ग्यूमेंट को और कंसेप्चुअली क्लियर करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट वर्सेस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को समझते हैं। देखिए, डायरेक्ट एविडेंस एक फैक्ट को एक्सप्लिसिटली प्रूव करता है, जैसे कि सहारा का प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट जिसमें क्लियरली लिखा था कि उनका इंटेंट सिर्फ प्राइवेट है। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन्फरेंसेस पर रिलाई करता है, और यहाँ कोर्ट ने एग्जैक्टली सर्कमस्टेंसेस को देखा। जब मैस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आपके एजेंट्स एक्टिव हैं और 3 करोड़ लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जा रहे हैं, तो सर्कमस्टेंसेस डेफिनेटली प्रूव करते हैं कि रियल इंटेंशन एक मैसिव पब्लिक इशू करना ही था, चाहे डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्ट रिटन क्लेम कुछ भी हो। और दोस्तों, इस कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट बैटल को प्रेजेंट करने के लिए कंट्री के हैवीवेट लॉयर्स इन्वॉल्व थे। सहारा को रिप्रेजेंट कर रहे थे श्री फाली एस नारीमन जी और श्री गोपाल सुब्रमण्यम जी, जबकि सेबी की तरफ से थे श्री अरविंद पी दत्तर जी। ये एक प्रॉपर लीगल शोडाउन था। वैसे अगर आपको ऐसे ही केस लॉ सिंप्लीफाइड चाहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। अब आते हैं सेक्शन नंबर 4 पर। 4 कोर्ट रीजनिंग एंड फाइनल जजमेंट, द सुप्रीम कोर्ट्स इवैल्यूएशन। यहाँ सबसे ज्यादा फोकस करना, कोर्ट ने यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैट्यूट्स को क्लोजली एनालाइज किया और सेबी एक्ट और कंपनीज एक्ट के बीच रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को सक्सेसफुली अप्लाई किया। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन एकदम क्लियर था कि सेक्शन 67(3) का पहला प्रोवाइजो एब्सोल्यूट है, कोई लिमिट क्रॉस करने का सवाल ही नहीं। जैसे ही फिगर 50 और मोर लोगों को टच करती है, एक प्राइवेट प्लेसमेंट डायरेक्टली पब्लिक इशू कंसिडर की जाएगी। फर्दर, ओएफसीडीज में शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों के मिक्स्ड फीचर्स होते हैं, इसलिए हाइब्रिड होते हुए ये सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आते हैं और सेबी के स्ट्रिक्ट जुरिस्डिक्शन के अंदर गिने जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, एग्जाम के लिए हाईएस्ट यील्ड पॉइंट है ये। इंटेंशन वर्सेस एक्ट के इस डिबेट पर कोर्ट ने क्रॉफ्टर हैंडवोवन केस को कोट करते हुए एक बहुत पावरफुल लाइन कही, अ मैन इज टू बी ट्रीटेड इंटेंडिंग द रीजनेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट्स। इसका डायरेक्टली मतलब है कि जब लॉजिकली करोड़ लोगों को स्कीम बेची जा रही थी, तो पब्लिक इश्यू का कॉन्सिक्वेंस नेचुरली रीजनेबल था। वहां सेक्शन 73 के मैंडेटरी लिस्टिंग गाइडलाइंस अप्लाई होंगी ही, और नॉट इंटेंडिंग टू लिस्ट का कोई भी स्टैट्यूटरी डिफेंस यहां काम नहीं आएगा। तो इन सब सॉलिड ऑब्जर्वेशंस के आधार पर फाइनल जजमेंट पास हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपील्स को कंप्लीटली डिसमिस कर दिया और ये ऑर्डर पास किया कि सहारा की दोनों कंपनीज ने जितना भी अमाउंट कलेक्ट किया है वो डायरेक्टली सेबी को रिफंड करेगी, और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बल्कि इस पर 15% पर एनम का इंटरेस्ट पे करना होगा, और ये पूरा प्रोसेस 3 महीने के अंदर एग्जीक्यूट करना मैंडेटरी बनाया गया। अब आते हैं हमारे 5वें सेक्शन पर। 5 लीगल इम्पैक्ट एंड क्रिटिकल एनालिसिस, क्लोजिंग द कॉर्पोरेट लूपहोल्स। इंटरप्रिटेशन के कंटेक्स्ट में ये केस हमें ये प्रिंसिपल देता है, जेनरलिस स्पेशलिबल्स नॉन डेरोगेंट। इस मैक्सिम का सिंपल अर्थ है कि जनरल लॉज स्पेशल लॉज के ऊपर प्रिवेल नहीं करते, लेकिन कोर्ट ने ब्यूटिफुली हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यूज करके एमसीए और सेबी के बीच के इस जुरिस्डिक्शनल गैप को नैरो डाउन कर दिया। तो कंपनीज एक्ट एज अ जनरल लॉ और सेबी एक्ट एज अ स्पेसिफिक लॉ फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ये दोनों इफेक्टिवली टैंडम में काम करने लगे। क्रिटिकल एनालिसिस के नजरिए से देखें तो इस जजमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी 30 मिलियन स्मॉल इन्वेस्टर्स की अनप्रेसिडेंटेड प्रोटेक्शन। सेबी का रोल एज अ स्ट्रिक्ट मार्केट रेगुलेटर और भी मजबूत हो गया। लेकिन अगर क्रिटिक की बात करें तो इस केस ने हाईलाइट कर दिया कि हमारे स्टैट्यूटरी वर्डिंग्स में पहले से कितने लूप होल्स थे जिनको लार्ज कॉर्पोरेशंस एक्सप्लॉइट कर सकती थीं। और स्टूडेंट्स, यहाँ एक मेंस आंसर राइटिंग एग्जाम टिप देती हूँ। जब इस पॉइंट पर क्वेश्चन आए तो इंडिया के करंट फ्रेमवर्क को यूएसए के डेडिकेटेड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट्स के साथ कंपेयर करना मत भूलना, इससे हमेशा एक्स्ट्रा मार्क्स फेच होते हैं। तो चलिए सेशन के आखिरी हिस्से पर आते हैं। 6 बोनस एमसीक्यूज एंड एग्जाम प्रैक्टिस, टेस्ट योर नॉलेज। स्क्रीन पर अपना पहला एमसीक्यू देखिए। कंपनीज एक्ट के स्पेसिफिक प्रोविजन के अंडर कोई भी शेयर्स या डिबेंचर्स का ऑफर एग्जैक्टली कितने पर्सन्स को रीच करने पर पब्लिक इशू कंसिडर होता है? ऑप्शंस हैं ए 20 और मोर, बी 50 और मोर, सी 100 और मोर, या डी 200 और मोर। थोड़ा सोचिए। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 50 और मोर। यही तो सेक्शन 67(3) का एब्सोल्यूट रूल है। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बेस्ड सवाल लेते हैं। एमसीक्यू 2 इस स्पेसिफिक लैंडमार्क जजमेंट में सेबी एक्ट और कंपनीज एक्ट को रिकंसाइल करने के लिए एग्जैक्टली किस स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन रूल को प्रॉपर्ली यूज किया गया था? याद कीजिए, अभी हमने पढ़ा था
करेक्ट रिस्पॉन्स है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ऐसे कंसेप्चुअल कनेक्शंस हमेशा रिवीजन के टाइम पर स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए। और लास्ट में मेंस प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पर दिए इस ओपन एंडेड एनालिटिकल क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। Critically analyze how the Sahara judgment bridged the jurisdictional gap between MCA and SEBI to ensure investor protection. आज के इस मॉड्यूल में जो हमने क्रोनोलॉजिकल फैक्ट्स, डायरेक्ट एविडेंस इवैल्यूएशन और हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन प्रिंसिपल्स कवर किए हैं ना, उनको यूज करके एक प्रॉपर बैलेंस्ड आंसर फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की मास्टर क्लास केस लॉ समझने में हाईली इफेक्टिव रही होगी। लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। यहाँ लॉ समझाया जाता है। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।